हैं आज़ाद साहब, हमें बताइएगा ये जो टैरिफ के ऊपर नेगोशिएशन थी, क्या इतलात हैं, ये कितनी मुश्किल थी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए 19% हासिल करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, वो तो हो ही जाना था कम। ऑल्सो ये जाहिर क्या करता है, क्या खित्ते के मुकाबले में पाकिस्तान को अब एक एज हासिल हुआ है? क्या पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के लिए एक नई डायमेंशन खुली है? अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना, अगर पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात देखें और जो हालिया टैरिफ नेगोशिएशन हुई है तो उसमें पाकिस्तान को एक रिलीफ या लिवरेज दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रिलीफ और लिवरेज क्यों दिया गया है। अमेरिका इस खित्ते में अनाउंस कर चुका हुआ है कि जो चाइना है उसके लिए एक चैलेंज है, और अमेरिका को इस बात का भी पता है कि पाकिस्तान चीन का बहुत करीबी दोस्त है, और चीन का करीबी दोस्त होने के साथ साथ पाकिस्तान CPEC का भी एक बड़ा मुतहरिक पार्टनर है। इस तनाज़र में एक और डेवलपमेंट भी हुई है, और वो डेवलपमेंट है हिंदुस्तान की, कि हिंदुस्तान के साथ अमेरिका का एक रवायती तौर पे अच्छा ताल्लुक़ रहा, मगर हिंदुस्तान ने हालिया सालों में अमेरिका को बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर नाराज़ किया, और उसमें जो सबसे अहम इशू है जिस पे अमेरिका को नाराज़ किया गया वो है रशिया के साथ ट्रेड करना, फिर ईरान के साथ भी ट्रेड करना। तो ये दो चीज़ें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी हैं। एट द सेम टाइम पाकिस्तान के गो के ईरान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान ने वो जो थ्रेश होल्ड है जो सैंक्शंस का जो लेवल है उसको कभी वायलेट नहीं किया। अमेरिका के साथ बातचीत ज़रूर की है, और फिर पाकिस्तान ने एक और काम भी किया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ बात किया कि हम आपकी ईरान के साथ सुलह करवाते हैं, मेडिएशन करवाते हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान के जो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार थे अभी अमेरिका में, तो वहाँ पर जो उनकी मार्को रूबियो से मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में भी ये मामला आया, और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने फिर ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा उनसे टेलीफोन पर भी बात की। तो लीवरेज जो है वो पाकिस्तान के लिए नज़र आता है, रिलीफ भी नज़र आता है, और उसकी वजह जो है वो मैंने आपको बताई है कि जो अमेरिका है उसकी एक बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान बहुत करीब ना चीन के चला जाए, और पाकिस्तान बड़ा कॉशियस जो कदम उठा रहा है। पाकिस्तान चीन को भी साथ लेकर चलना चाहता है, और अमेरिका की अगर यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करवा रहा है जो ज़्यादातर बलूचिस्तान में अपेरेंटली होगी, ये जो ऑयल वाली बात हुई है, तो फिर एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि CPEC भी इधर है, CPEC के मंसूबे भी हैं और अमेरिकी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। तो गॉड फॉरबिड अगर कल कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर पता चल जाएगा कि किस प्रॉब्लम के पीछे जो भी अटैक होता है तो उसका मुताहरा भी उसके पीछे होगा, खुदा न खास्ता ऐसा हो। तो पाकिस्तान एट द मोमेंट एक कोशिश ये भी कर रहा है कि चीन और अमेरिका भी करीब आए, और पाकिस्तान चीन को नाराज़ नहीं कर रहा। अच्छा सर, ये बड़े मज़े का लेंस है जो आप बता रहे हैं, इसको ज़रा मज़ीद करेंगे, लेकिन अभी आपने बात की ऑयल की, तो सब आप कहिएगा, हमने देखा जो मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, उसमें ऑयल का जिक्र हुआ, और ट्रंप साहब ने कहा अपनी ट्वीट में कि बड़े तेल के ज़खायर हैं पाकिस्तान के पास। सर, इससे मुतल्लिक थोड़ा इलेबरेट कीजिएगा। मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं क्या पाकिस्तान के पास इतने बड़े तेल के रिजर्व्स हैं, कहाँ हैं, किस नौयत के हैं, और उनके ऊपर कितनी देर बाद पाकिस्तान उनसे इस्तेफादा कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान बज़ाहिर तो एक गैस कंट्री है, और आपको पता है कि 50s के डिकेड में बहुत बड़ा गैस का ज़ख़ीरा सुई में मिला था, और पाकिस्तान में स्पेशली बलूचिस्तान और KPK से गैस ज़्यादा निकाला जाता है, तेल कम निकाला जाता है। पाकिस्तान तो ऑयल इंपोर्ट करता है। मेरे ख्याल में ये प्रेसिडेंट ट्रंप का जो इशारा है वो ऑफशोर ड्रिलिंग पे है, जो पाकिस्तान से नज़दीक जो समंदर है, अरेबियन सी है और दूसरा है, वहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, और तकरीबन 1 डज़न से ज़्यादा यहाँ पे कुएं माजी में खोदे भी जा चुके हैं। आपको पता होगा 4-5 साल पहले PTI हुकूमत में ये ऐलान भी हुआ था कि बहुत उम्मीद है, बट वहाँ से कोई फाइंडिंग्स नहीं आई थी। तो मुझे लगता है कि शायद कोई अमेरिकन कंपनी पाकिस्तानी कंपनी के साथ मिलके बहुत जल्द इन कुओं में तेल दरियाफ्त करेगी। तो अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें इट्स टू अर्ली, इट्स सिंबॉलिक, क्योंकि वो तेल है कि नहीं मिलता, पिछले 70 साल में तो नहीं मिला है,
तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ, अच्छा। क्योंकि पिछले 10 साल में जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है वो चाइनीज लेड आई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और बहुत कम रही है ओवरऑल। इससे पहले अगर आप देखें, जब से पाकिस्तान बना था, जब से लेके 2011-12 तक, सीपैक शुरू होने से पहले, अमेरिका का बहुत बड़ा किरदार था एफडीआई में। तो अब क्या ये अमेरिका चाहता है कि वो पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टर था, वो बने कि ना बने? तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ। आई थिंक मेरे लिए साल 6 महीने, जब तक वो एफडीआई नहीं आती, जब तक वो मुआहदा तेल का नहीं होता, तो इट्स टू अर्ली टू से। अच्छा, और हमारे पास अभी खुलकर तफसीलात भी नहीं आ रही हैं, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? क्या चीज़ें अभी भी इन प्रोसेस हैं, या अभी जैसे भारत से डील के मुतालिक ख़ास तौर पे अमेरिका ने कहा कि नेगोशिएशंस हो रही हैं, तो वहाँ पर क्या स्टेटस है, उसका इंतज़ार किया जा रहा है? देखिए, मैंने जिस तरह कहा ना, ये ट्रम्प साहब का आपको पता है कि वो मतलब स्टेटमेंट्स तो आ जाती हैं, बट कब होगा, कैसे होगा, अच्छा। चीजें वो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क की रहती हैं। तो मुझे लगता है कि शायद भारत को नीचा दिखाने के लिए, और अब इकोनॉमी जब दो बड़ी हो जाती हैं, तो वो हमेशा जिस तरह दो बड़े बिजनेसमैन सामने से दोस्त होते हैं, पीछे से दुश्मन होते हैं, तो आई थिंक वो शायद पाकिस्तान को खुश करने से ज्यादा, या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने से ज्यादा, वो शायद सिग्नल भारत को दे रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। और इसीलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट का ओवरऑल माहौल देखें पाकिस्तान में, तो अमरीकी इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में बहुत ही कम आ रही है, बल्कि अमेरिकन कंपनीज जो हैं और इन्वेस्टर्स हैं, वो तो पाकिस्तान से एग्जिट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये इट्स टू अर्ली, इट्स स्लाइटली सिंबॉलिक टू गिव सिग्नल टू इंडिया, बट ग्राउंड रियलिटी जब चेंज होगी तो ही मेरा ऑप्टिमिज्म शायद बढ़ेगा। अभी तक तो ये मुझे बड़ी लग रहा आपने है कि अहम ये बात सारी की है, चीजें, ये बहुत आपने अहम बात की है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है, और ये कहा कि पाकिस्तान में बहुत से अनटैप्ड शेल ऑयल के रिजर्व्स हैं, जिसको पहले भी एक्सप्लोर किया जाता रहा है, उसके बाद आगे भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। हुमा साहिबा, आपकी इसके ऊपर चाहेंगे राय, क्या समझती हैं? क्या जैसे अभी हैं हुमा साहिबा साहब जी? अच्छा, ठीक है जी। हुमा साहिबा, जैसे अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे और सुहेल साहब ने कहा कि शायद भारत को उससे नेगोशिएशन बढ़ाने के लिए ये कदम लिया गया हो अमेरिका की तरफ से, तो क्या हमें इस लेंस से देखना चाहिए पाकिस्तान के 19% टैरिफ को, या फिर आप समझती हैं कि कुछ वहाँ पर भारत के साथ सही नहीं हो रहा? जैसे अमेरिका ने कहा कि भारत की मईशत अब मुद्दा है, उसका क्या मतलब है? जी, आई थिंक पहले सुहेल साहब के कमेंट पे एक जरूर बात करेंगे कि देखिए, ट्रेडिशनली जो हमारा इन्वेस्टर है वो चाइना है। यूएस हैज नेवर बीन आवर इन्वेस्टर, सो आप उस सेंस में आपका स्केप्टिसिज्म ठीक है कि इन्वेस्टमेंट्स आएंगी कि नहीं, लेकिन यूएस बेसिकली हमारी मार्केट है। तो जो मार्केट एक्सेस मिली है, आई थिंक वी मस्ट चेरिश दैट, वी मस्ट absolutely appreciate. It's a big win. It's a big start, let me say, maybe not a win. So I think that it's important to see कि हम investment के lens से US को हमने कभी भी नहीं as such पहले देखा, इसलिए जरा सा concerns हैं लोगों के, but China was always the investor, US was always the buyer. So अगर buyer market में आपको ये concession मिली, I think it's a great start personally. ये सुहेल साहब के comment पे I thought I'd say that. आप जहाँ इंडिया की बात कर रहे हैं, I think उनके साथ negotiations yes चल रही हैं, and they have clearly declared it an unresolved geopolitical agreement. It means कि ये continue रहेगा. But having said that, I think हमने अपनी positioning, हमने अपनी alignment को बहुत अच्छी तरह play किया है. Wherever we have brought ourselves, I think hats off to our negotiators. Yes, political expediency ने हमें लाके यहाँ खड़ा किया है, but wherever we have, ऐसा नहीं है कि इसमें हमारी negotiators का रोल ना हो। उसमें आप देखिए, this is a time of China-US trade wars. इसमें आपको new alliances करने हैं, realignments करने हैं कि आप किस तरफ बैठते हैं। हम वो वाहिद मुल्क हैं कि हमारा चाइना से भी इस वक्त काफी नॉर्मलाइज्ड है, एंड देन ऑफ कोर्स यूएस से भी अब नॉर्मलाइज और ज्यादा होता जा रहा है। इसमें हमने अपने आप को पोजीशन करना है कि इफ वी कैन एक्चुअली, यहाँ तक हम आ सकते हैं जहाँ हमने दोनों बिगेस्ट प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड को नेगोशिएशन टेबल पे किया है और हमें एक साइड नहीं लेनी पड़ी। आई थिंक वी आर जस्ट पुटिंग आवरसेल्फ एज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो इस वक्त एक
बिग टाइम कनेक्टर बन सकती है, एक ब्रिज बन सकती है. लेट्स नॉट पुट आवर स्केप्टिकल लेंस एंड से जी ऐसा नहीं है वैसा नहीं है. इसको एज अ स्टार्ट लेना चाहिए, एंड एज अ स्टार्ट आई थिंक वी कैन रियली रीपोजिशन आवरसेल्व्स, व्हिच मींस कि चाइना और यूएस के साथ जब एक ब्रिज बन जाता है तो हम अपनी सप्लाई चेन्स को रीअलाइन कैसे कर सकते हैं, हम अपनी सप्लाई चेन्स को री इंजीनियर कैसे कर सकते हैं. आई थिंक दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द फाइनेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान. यहाँ सेंट्रल एशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान भी हमारी साइड पे एज इन जियोग्राफिकली साइड पे हैं. We can actually realign the geographies and the supply chains so well if we put right. Yes, question आता है हम implement कर सकेंगे कि नहीं. उसमें जैसे जुनैद साहब भी कह रहे थे, एज एन एक्सपोर्टर जो मुझे बेसिक लगता है, पहली चीज तो अगर हम लॉजिस्टिक्स को ठीक कर ले, वेरी वेरी क्रिटिकल. लॉजिस्टिक्स ठीक होंगी तो आपको ट्रांसपोर्टर मिल जाएगा कि आप जो आपको इतनी बड़ी मार्केट मिली है वहां तक पहुंचा कैसे सकते हैं आप अपने गुड. सर्विसेज तो इन एनी केस काफी अब डिजिटल हो गया है, उसमें इतना इशू नहीं होता. देन कम्स हम अपने आप को डिजिटल कितना फास्ट करते हैं. लॉजिस्टिक्स, डिजिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स, आई थिंक ये तीन चीजों को हम शुरू करें. एंड देन ऑफ कोर्स द लास्ट थिंग इज इकोसिस्टम फॉर एसएमईज. उसमें भी आई थिंक टेक्नोलॉजी इज एट द फोरफ्रंट. टेक्नोलॉजी में इंडिया पे ये स्लैब आया है, ऑटो पे आया है, फार्मास्यूटिकल पे इंडिया पे ये स्लैब्स 25% रहेगा. हमारा कम आया है. कैन वी डेवलप आवरसेल्व्स एंड जंप एंड फिल इन दैट गैप? यस वी कैन, बट ऑफ कोर्स द मेन प्रॉब्लम कम्स कि हम इम्प्लीमेंटेशन को किस तरह उसकी प्लानिंग करके अपने इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं. अदरवाइज आई थिंक businesses should be rejoicing. ऐसा नहीं है कि आप कहें कि ये political outcome है. Yes, it is. Every trade agreement is a political outcome. But अगर आप उसको rejoice नहीं करेंगे, enthusiastically नहीं देखेंगे, I mean, you will not prepare. The answer to all these question marks is start preparing.